नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। गंगा दोपहर की शुरुआत करते हैं। अयोध्या राममय हो गई है। पूरे देश में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास के बाद उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हुए शिलान्यास के बाद एक एक्सक्लूसिव जानकारी एबीपी के हाथ लगी है। मिली जानकारी के मुताबिक भूमि पूजन का पहला प्रसाद दलित परिवार के घर भेजा गया था। जिस शख्स को यह प्रसाद भेजा गया उनका नाम महावीर प्रसाद है। महावीर प्रसाद वो परिवार है जिसे सरकारी योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया गया था और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परिवार के घर भी गए थे, भोजन भी दिया था। और वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पिछले साल चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महावीर प्रसाद के घर गए थे, उनके घर भोजन किया था। भोजन के बाद एक्सक्लूसिव खबर यह है कि प्रसाद के सबसे पहले हकदार भी महावीर प्रसाद ही बने हैं। राम मंदिर पूजन का प्रसाद महावीर प्रसाद के घर भेजा गया। 2019 में मुख्यमंत्री योगी उनके घर जा चुके हैं, तो दलित परिवार के घर पहले उन्होंने भोजन किया था। और देखिए, कल जब भूमि पूजन हुआ तो सबसे पहले प्रसाद उनके यहाँ पहुंचा। तस्वीरें आपके सामने है। तो चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। और मुख्यमंत्री पहले ही इस परिवार के यहाँ जा चुके हैं। 2019 में चुनाव के दौरान महावीर प्रसाद के यहाँ भोजन किया था मुख्यमंत्री ने। और अब देखिए, कल जब भूमि पूजन हुआ तब सबसे पहला प्रसाद महावीर जी के यहाँ ही भेजा गया। और देखिए, ये भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 1 साल पहले की, जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे, इनके यहाँ भोजन किया था। और मुख्यमंत्री भूले नहीं, चुनाव के बाद जब एक बड़ी जीत हासिल हुई, अयोध्या में एक बड़ा मौका आया, तब दलित परिवार महावीर के घर पहला प्रसाद भेजा गया। तो राजनीति जो होती है देश में कि चुनाव के समय आप मसीहा बनिए दलितों के, लेकिन बाद में भूल जाते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। 2 तस्वीरें हैं और ये चीज़ें बताती हैं कि यहाँ पर राजनीति नहीं, एक लगाव भी था। और यही वजह है कि 2019 में सीएम ने चुनाव के समय भोजन किया था इस परिवार के यहाँ, लेकिन जब कल अयोध्या में सबसे बड़ा मौका आया, सबसे बड़ी घड़ी आई, तो जो पहला प्रसाद भेजा गया वो इसी परिवार के पास भेजा गया। और यही वजह है कि परिवार आज बेहद खुश है और इन्हें इस बात को जानकर अच्छा लगा कि सबसे पहला प्रसाद इनके घर ही रामलला का भेजा गया है। माननीय श्री योगी जी ने हमारे घर प्रथम प्रसाद पहुंचाया, हमें बेहद खुशी हुई। मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसका नींव भरा जा रहा है, तो उसके लिए हमें बहुत बेहद खुशी है। माननीय श्री योगी जी ने हमारे घर प्रथम प्रसाद पहुंचाया, हमें बेहद खुशी हुई। मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो देखिए, परिवार बहुत खुश है। और सीधे अयोध्या का रुख करते हैं। महावीर जी और उनका पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ गया है। संवाददाता मोइन भी उनके साथ हैं। मोइन, वो परिवार जिसके घर मुख्यमंत्री गए थे, भोजन भी किया था, और उसके बाद उस सियासत के बाद भूले नहीं, क्योंकि अमूमन आरोप यही लगते हैं कि भोजन करने के बाद नेता भूल जाते हैं। लेकिन अयोध्या में जब सबसे बड़ा मौका आया, उस वक्त इस परिवार को सबसे पहले याद किया गया। किस तरीके की भावनाएं हैं इनके मन में? इन्हें तो यकीन नहीं हो रहा होगा और खुशी दिख रही है। अरे ये देखो यार, जी बिल्कुल, महावीर जी और उनका पूरा परिवार काफी खुश है और उनके लिए खुशी का दोहरा मौका है। दोहरा मौका इसलिए है क्योंकि इन्होंने सपना सजो रखा था कि कब मंदिर निर्माण का सपना पूरा होगा, इंतजार खत्म होगा। और दूसरी खुशी की बात यह है कि मंदिर का जो प्रसाद वितरण हो रहा है, उसका पहला प्रसाद इनके पास आया है। अब से कुछ देर पहले ये प्रसाद है, ये इस थाली में रखा हुआ है, यहाँ पर आया है। इसमें लड्डू रखे हुए हैं, इस तरह के 6 डिब्बे हैं। साथ ही साथ रामचरितमानस है, ये रामचरितमानस है, और एक माला है। ये महावीर जी और उनका पूरा परिवार हाथ में लिया हुआ है। खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं ये लोग। और इनका ये कहना है कि राम का मंदिर तो बन रहा है, लेकिन रामराज्य की जो परिकल्पना है, जिसमें ना जाति हो, ना धर्म हो, ना किसी तरह का भेदभाव हो, वो भी जो है साकार होने जा रहा है। हम सीधे अब परिवार से बात करते हैं। महावीर जी, बताइए, सबसे पहला प्रसाद आपके यहाँ आया, कैसा महसूस हो रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है जो है। हाँ, हमको उम्मीद नहीं था कि जो है ऐसा होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो तो
बिल्कुल आपको उम्मीद नहीं थी कि पहला प्रसाद जो है वो आपके घर आएगा। आप बताइए, आप महावीर जी की बेटी हैं, उनके साथ रहती हैं, आपने सोचा था कि पहला प्रसाद आप लोगों को मिलेगा? ये लगता है कि प्रसाद इस्तेमाल करेंगे या इसको सजा करके रखे रहेंगे, सजो करके रखे रहेंगे अपने साथ? इसको खाने से तो वो है कि मतलब इसको हम काफ़ी देर इसको देखते हैं कि मतलब ये अपने आप को बहुत धन्यवाद समझते हैं कि ये प्रसाद हमारे यहाँ आया है। ये बहुत सुन के और देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा था आप लोगों ने कि पहला प्रसाद आप लोगों को मिलेगा? जी, जीवन में भी अब ऐसा नहीं सोचा था कि योगी जी हमारे यहाँ प्रसाद भेजेंगे, और योगी जी को हम लोग याद भी हैं या नहीं, लेकिन योगी जी हमारे यहाँ प्रसाद भेजे, इससे हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसलिए उनको सत्य सत्य धन्यवाद देते हैं पूरे परिवार। बिल्कुल अवधेश जी, जो अभी आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूलते नहीं हैं। पिछले साल अप्रैल महीने में इस परिवार में आए थे, खाना खाया था, और आज उन्होंने प्रसाद भिजवाया है। ये बार बार इसलिए जो है ये पूरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मंदिर ट्रस्ट के लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा है। आप बताइए, आप महावीर जी की नातिन हैं, कैसा महसूस हो रहा है और लगता है कि राम राज्य की जो परिकल्पना थी वो अब साकार हो रही है? सर वो बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने हमारे यहाँ प्रसाद भेजा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जात धर्म पे नाम पे अब कम से कम झगड़े तो नहीं होंगे, कम से कम हिंदू मुस्लिम जो होता था अभी तक, राम मंदिर बन जाने से वो सब भी सॉल्व हो गया है। तो अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि आपके परिवार के लिए दोहरी खुशी का मौका है, वो दो खुशी कौन सी है? एक तो मंदिर बन रहा है, दूसरा प्रसाद आया, क्या है? सर दूसरा तो उनको हम लोग याद हैं और उन्होंने हमारे यहाँ सबसे पहले प्रसाद भेजा, फर्स्ट प्रायोरिटी दी, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये महावीर जी की धर्मपत्नी भी साथ में है, कुछ कहना चाहती हैं, बार बार हमारी तरफ देख रही हैं। बताइए क्या कहना चाहती है, कितनी खुशी मिल रही है आज? हमको बहुत खुशी मिली कि हमारे यहाँ पहला प्रसाद आया है। हमको बहुत खुशी है, हमको धन्यवाद हम बोलते हैं इसके लिए। धन्यवाद कह रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। कुछ कहना चाहेंगी योगी जी से, जो आपके घर भी आए थे, खाना भी खाया था आपके घर में बैठकर जिन्होंने? हाँ, हमको यही खुशी है, हमारे लड़के की शादी करने के है, बहुत परेशान है हम, और घर के पीछे भी बहुत काम वाम करते नहीं हैं मालिक हमारे। बिल्कुल, बार बार ये पूरा परिवार आभार जता रहा है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा मौका आपके लिए है? ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, सबसे पहली बार हमारे घर पे प्रसाद आया है। ये तो बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है, मतलब बिल्कुल गौरवान्वित महसूस कर रहा है ये परिवार। और आपको बता दें कि एबीपी गंगा पर सबसे पहले जो है ये एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया, ये परिवार हमारे साथ जुड़ा और सबसे पहले लाइव है हमारे साथ ये परिवार एबीपी गंगा पर। और ये देखिए, ये जो डब्बे हैं जिनमें प्रसाद रखा गया है, हर डब्बे में 4-4 लड्डू हैं, लेकिन परिवार जो है इसको खोलता है, बार बार देखता है, लेकिन बच्चों को भी ये खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये इनके जीवन के लिए बहुत बड़ा तोहफा बिल्कुल है, एक बड़ा बहुत बड़ा है, तोहफा है। और जिसे जब ये राजनीति खोना और नहीं चाहते, राजनेता मिटाना किसी नहीं को चाहते याद और रखें बार-बार एक लंबे अरसे के बाद, तो भारतीय राजनीति की जिस तरीके की आदत है उसमें वाकई ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और रामराज की परिकल्पना की जो आपने बात कही, असल में रामराज यही है कि ऊंच नीच का भेद ना हो, सभी को सम्मान मिले। शुक्रिया मोइन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस परिवार से पूरे प्रदेश की मुलाकात कराने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से सीएम योगी ने इस परिवार को याद रखा और पहला प्रसाद इनके पास भेजा गया है। और चलिए अब बात करते हैं बाढ़ और बारिश से बेहाल प्रदेश की। तो चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां हालात ऐसे हैं कि जो गांव हैं वो दरिया और शहर समंदर बन गए। इन 16 जिलों में बेबसी का आलम ऐसा है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कई जगह पर घर टापू में तब्दील हो चुके हैं। इन सब के पीछे वजह बताई जा रही है कि नेपाल से 4,12,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। तो वहीं सरकार के निर्देश पर प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जुटा हुआ है। उसके बाद भी कई जगहों पर पीड़ितों को सिर्फ मदद का इंतजार है, मदद नहीं मिल रही है। 5 तस्वीरें देखिए, गोंडा में गांव में नाव चल रही है, इतना पानी भर चुका है, घरों में पानी घुस चुका है। मऊ में भी वही तस्वीर है, श्रावस्ती में नदी उफान पर है। गोरखपुर और आजमगढ़ की बात करें, यहां पर भी जो बाढ़ का पानी है वो या तो गांव में घुस चुका है या तो रिहायशी इलाकों के एकदम करीब पहुंच चुका है और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है।
और सिर्फ ये 5 तस्वीरें ही नहीं बल्कि कई जगहों पर ऐसे ही हालात हैं। 4 और जिलों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बलरामपुर देखिए, बहराइच, बस्ती और बाराबंकी, और ये वो जिले हैं जो बेबसी इनकी किस्मत बन चुकी है। हर साल इन्हें बाढ़ की विभीषिका को झेलना पड़ता है, लेकिन आज तक स्थायी इंतजाम नहीं हो पाए। तो चलिए अब ग्राउंड रिपोर्ट जान लेते हैं कि बाढ़ के बाद किस तरीके से ये जिले परेशान हैं। हमारे साथ गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, वाराणसी से नीतीश पांडे हैं। तो सरकारी इंतजामों की जानकारी भी हम शैलेश से लेंगे, लेकिन सबसे पहले नीरज आपके पास आ रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? कुछ दिन पहले भी हमने आपसे तस्वीर देखी थी, उस वक्त भी आपने बताया था कि बेबसी बहुत है। क्या हालात बदल रहे हैं? मदद बढ़ रही है, केवल बाढ़ का पानी ही बढ़ रहा है? देखिए, लगातार नदियां उफान पर हैं। हालांकि अभी राप्ती की बात करें तो नदी स्थिर भी बनी हुई है, रोहिन भी उतार पर है, लेकिन अभी कुआनो जो इस तरह से कुआनो बढ़ रही है, सरयू का पानी बढ़ रहा है, उस तरह से पूरा खतरा बना हुआ है। लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव अभी पूरी तरह से टापू बन चुके हैं। और जहां तक राहत की बात है, प्रशासन ने राहत तो पहुंचाई है, लेकिन जितनी राहत मिलनी चाहिए वो पूरी तरह से नहीं कही जा सकती कि पूरी राहत मिल गई है। हालांकि इस प्रशासन ने नाव की भी व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर जुगाड़ की नावें चल रही हैं और लोगों को अपने साधनों से या फिर पानी में डूबकर ही गांव तक जाना पड़ रहा है। अवधेश, बिल्कुल। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, वाराणसी और आसपास के जो जिले हैं, क्या स्थिति वहां पर है? केवल बाढ़ का पानी अपना रंग दिखा रहा है या फिर उस बढ़ते पानी के साथ मुस्तैदी भी बढ़ रही है प्रशासनिक? अवधेश, मुस्तैदी तो प्रशासन कहने के लिए है, कह रहा है प्रशासन कि तमाम इंतजाम किए गए हैं। बाढ़ राहत चौकियां बनाई गई हैं, एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है, किसी भी स्तर पर किसी को दिक्कतें ना हो इसकी पूरी तैयारी है। लेकिन अगर जहां पे अभी बाढ़ की स्थिति भयावह नहीं है वहां तो तैयारियों की अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन जिन जिलों में अगर बात करें तो आजमगढ़, मऊ और जो बलिया का सटा हुआ जो क्षेत्र है वहां पर जो बाढ़ की स्थिति है कहीं ना कहीं वो तो अभी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इन जगहों पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। जिस तरह के दावे किए गए थे कि हम बाढ़ को लेकर पूरी तरह से इंतजाम कर देंगे, जैसे ही बाढ़ आएगी, नदियां जैसे ही उफान पर आएंगी, बाढ़ राहत चौकियों तक लोगों को पहुंचाएंगे, लेकिन आज भी जो बाढ़ राहत कैंप है उसमें थोड़ी थोड़ी अव्यवस्था में तब्दील होती दिखाई दे रही है। बात करें बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ गंगा उफान पर है और यहाँ पे प्रशासनिक दावे ऐसे हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि जो पुलिस की टीम तैनात की गई है, जल पुलिस को तैनात किया गया है, एनडीआरएफ को जल में तैनात कर दिया गया है कि आप पूरी तरह से कॉम्बिंग करें और दिखाई दे। लेकिन अभी हम आपको बनारस की तस्वीर दिखा दें कि यहाँ पर बाढ़ का पानी किस तरह से उफन रहा है। आपको कहीं भी किसी भी जगह पर एनडीआरएफ की टीम अभी तो फिलहाल नहीं दिखाई देगी, वो कहीं कोने पर खड़ी होगी और जब उसे फोटो खिंचवाना होगा तो वो आगे आके अपनी पूरी स्थिति को बता। बिल्कुल, ये अहम बात है नीतीश की। कहा जाता है कि हमने चौकियां बना रखी है, एनडीआरएफ की टीम है, लेकिन यही अहम सवाल है कि अगर टीम है तो दिखनी भी तो चाहिए, कहीं तो दिखे। ये एक अहम तस्वीर है। शैलेश का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बाढ़ से जुड़ी ही आ रही है और सवाल उठते हैं व्यवस्थाओं पर भी कि आखिर इस हालात से लोगों को कैसे बचाया जाएगा। बड़ी खबर, यूपी के 16 जिलों में बाढ़ की आहट लगातार बनी हुई है, खतरा बढ़ रहा है। 16 जिलों के 777 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सवाल यही कि राहत कैसे मिलेगी। अयोध्या, गोरखपुर, आजमगढ़ बाढ़ से प्रभावित हैं। बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, गोंडा में भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। रिहायशी इलाकों में पानी जा रहा है। लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, संत कबीर नगर भी इसके चपेट में है। शैलेश, सवाल यही है। पहला सवाल तो ये कि इन इंतजामों की बात हर साल होती है, लेकिन ये जो 16 जिले हैं, लगभग हर साल की इनकी किस्मत और कहानी ये है कि इनको बाढ़ प्रभावित होना पड़ता है। स्थायी इंतजाम आज तक नहीं हो पाया। बिल्कुल, निश्चित रूप से अवधेश, ये काफ़ी चिंता का विषय भी है और कह सकते हैं दुर्भाग्य की बात भी है कि जब पहले से मालूम है कि ये ऐसे ज़िले हैं जो हमेशा से प्रभावित रहते हैं,
तो वहाँ पर ऐसे मुकम्मल इंतज़ाम क्यों नहीं हो पाते हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि हर साल यहाँ के जो लोग हैं उन्हें बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। गृहस्थियाँ उजड़ जाती हैं, लोगों के घर पूरे जो गृहस्थी है वो बर्बाद हो जाती है। इसमें राहत के नाम पर उनको राशन किट का वितरण किया जा रहा है, खाद्यान्न किट का वितरण किया जा रहा है, लेकिन जो उनकी गृहस्थी उजड़ जाती है उसके लिए क्या, उसमें उन्हें राहत कैसे मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अगर सरकार की तरफ से हम बात करें, जो तैयारियां की गई हैं, तो सरकार का ही कहना है, जो प्रदेश सरकार है, कि 16 जनपद जो हैं वो प्रभावित हैं बुरी तरह से बाढ़ से, और 777 गांव की जो संख्या है वो इसकी चपेट में है लगभग। और इसको लेकर इन गांवों में 1100 से ज़्यादा जो नाव हैं वो अभी उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, लगातार जो लगी हैं। 16 टीमें हैं जो एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की और पीएसी की, जिनको रेस्क्यू के काम में लगाया गया इन जगहों पर। इसके अलावा जो खाद्यान्न किट है, फूड पैकेट्स हैं और तिरपाल, ताकि लोगों को सर छुपाने की जगह मिल सके, इसका वितरण किया जा रहा है। अब तक लगभग प्रदेश भर के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा खाद्यान्न किट बांटी गई हैं। इन खाद्यान्न किट में 17 तरह की चीज़ें रखी जा रही हैं जो लोगों को भोजन राशन पूरा मिल सके, ज़रूरत का सामान मिल सके। इसके अलावा 64,000 से ज़्यादा जो है वो फूड पैकेट्स बांटे गए हैं। इसके अलावा 80,000 से ज्यादा जो तिरपाल है, बिल्कुल इंतजाम बहुत है, लेकिन सवाल ये है कि इंतजाम जो है ये केवल कागज पर है या लोगों तक पहुंच भी रहे हैं, क्या इसको देखने वाला कोई है? शुक्रिया आप तीनों का बहुत जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये स्थिति है, और गोंडा की भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 2000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई। तरबजगंज तहसील क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सरयू और घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर हैं, जिसके चलते सरयू और घाघरा नदी के किनारे बसे गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं और कई घर टापू में तब्दील हो चुके हैं। लोग छतों पर अपना बसेरा डाले हुए ऊंचे स्थान पर लोग खाना बनाने को मजबूर हैं। आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। जहां एक तरफ इस बाढ़ के हालात से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं पशुओं के लिए चारा पानी की दिक्कत भी जिला प्रशासन लगातार बनी हुई है। जिला प्रशासन हालांकि पीड़ितों को राहत सामग्री देने के लिए दावा कर रहा है, लेकिन बाढ़ पीड़ित और बाढ़ में फंसे लोगों का कहना है कि अभी तक कोई भी यहां नहीं आया और सरकार की तरफ से कोई राहत सामग्री नहीं मिली है। तो कागजों की जो आंकड़े हैं वो अलग हैं और जो जमीनी हकीकत है वो अलग है। और गोंडा से जमीनी रिपोर्ट देखते हैं। घाघरा गांव में है, जहां पर जो घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद यहाँ पे जो आधे दर्जन मजरे हैं वहाँ पे बाढ़ जैसे हालात हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये घर बना हुआ है, इस घर में जो है पानी भरा हुआ है। लोग किसी तरीके से यहाँ पे रहने को मजबूर हैं। जो ये बाइक खड़ी हुई है, बाइक में भी पानी भरा हुआ है। लोग किसी तरीके से जो बर्तन है, जो रहने खाने का सामान है, उसको वहाँ पे वो किस तरीके से रह रहे हैं। और ये दूसरा क्रम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। जिस तरीके से लोग यहाँ पे रहते हैं, इनका बेड है, हर जगह यहाँ पे पानी भरा हुआ है। जिस तरीके से घाघरा नदी उफान पे है, तो लगभग गोंडा में नकहरा गांव के जो आधा दर्जन मजरे में जल भराव की स्थिति है। और हमारे साथ यहाँ के रहने वाले हैं, से पूछते हैं कि आखिर क्या है, किन कारणों से यहाँ पे पानी भरा हुआ है। क्या नाम है आपका? गिरजा शंकर। ये बताइए कि यहाँ पे पानी कैसे आ गया, क्यों बाढ़ आ गई? बाढ़ यहाँ पर पानी छोड़ दिया गया, इसलिए बाढ़ यहाँ आ गई घाघरा नदी का। तो यहाँ इस गाँव में कितने मजरे में पानी भरा हुआ है? कम से कम 20 से 25 मजरे में यहाँ। तो क्या क्या दिक्कत होती है आपको? अब यहाँ पर नाव बस खाली सुविधा मिली है, बाकी कोई चीज़ की सुविधा नहीं मिली है। ना तो यहाँ ना कोई रहने या कोई ऊंची जगह कोई मिलता है, और ना बांध वाले लिए, ना कोई यहाँ लाइट सूर्या का, ना कहीं क्या करें, ना पल्ली का, ना कोई लोग यहाँ से कहाँ गए हैं, कहाँ रह रहे हैं? बांध पे रह रहे हैं या अपने कोई घर बना है उसके छत पर रह रहे हैं, नहीं कहीं ऊँची अटनिया बनाकर ऐसे ऐसे रह रहे हैं जगह पर सब लोग। ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको लैट्रिन जाने की दिक्कत होती है और खाने पीने की सब चीज़ के लिए उनको दिक्कत होती है। तो जो ग्रामीण है, इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे रहने खाने की दिक्कत है, आने जाने की दिक्कत है। और हमारे साथ एक और लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या है, कितने गांव में पानी भरा है, क्या दिक्कत है? ये क्या पानी भर गया है नकहरा और रायपुर में, जिससे बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और अभी सरकार प्रशासन से अभी हम लोगों को कुछ राहत नहीं मिला है, ना राशन का, ना पल्ली, ना कुछ। कितने गाँव पानी भरा हुआ है? कितने गाँव में? 2 गाँव में, नकहरा और काशीपुर में। लगभग कितनी की आबादी प्रभावित होती होगी? लगभग में 2000 के करीब में आबादी प्रभावित होती है। तो हमारे साथ जो ग्रामीण है, उनका कहना है कि लगभग 2000 की आबादी प्रभावित होती है। जिला प्रशासन अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है, लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन लगातार बता रहा है कि हम नाव की व्यवस्था कर दिए हैं, लोग आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से यहाँ हकीकत कुछ और ही बयां करती है। कृष्ण कुमार, एबीपी गंगा, गोंडा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।
और मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं। कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे मनोज सिन्हा। आज दोपहर 2 बजे के बाद श्रीनगर रवाना होंगे। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से भी बड़ी खबर है। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे मनोज सिन्हा। आज दोपहर 2 बजे के बाद श्रीनगर रवाना होंगे। तो गाजीपुर के लिए भी ये गौरव वाली बात है। हालांकि केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा रहे और जिस वक्त उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन था उस वक्त भी मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। हालांकि बाद में कमान मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को दी गई, लेकिन लोकसभा चुनाव हार गए थे मनोज सिन्हा। राजनीतिक करियर को बड़ा झटका लगा था, लेकिन एक बार फिर से बड़ा मौका उनकी सियासी उपलब्धि में आया है और मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। कल सुबह 11 बजे मनोज सिन्हा शपथ लेंगे। आज दोपहर 2 बजे के बाद वो श्रीनगर रवाना हो जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होंगे। कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे मनोज सिन्हा और आज दोपहर 2 बजे के बाद वो श्रीनगर रवाना होने वाले हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद बधाइयों का सिलसिला चल पड़ा है। 1 जुलाई 1959 को गाजीपुर में मनोज सिन्हा का जन्म हुआ। एक लंबा राजनीतिक करियर और उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है मनोज सिन्हा। हालांकि समीकरण कुछ गड़बड़ हुए थे सियासत में, लेकिन BHU से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। इनका हम आपको पूरा बायोडेटा दिखा रहे हैं, प्रोफाइल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपने करियर में, ज़िंदगी में आगे बढ़े। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, BHU के छात्र परिषद के अध्यक्ष भी रहे और 3 बार सांसद रहे हैं। पिछली बार गाजीपुर से मनोज सिन्हा हार गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं। हालांकि गाजीपुर से चुनाव हारने के बाद ऐसा लगा था कि एक बड़ा सियासी संकट है, लेकिन वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने जा रहे हैं। और बात कानपुर की, जहां पर दबंगों की दबंगई का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। दबंगों की हरकतें CCTV में कैद हुई हैं। वाकया बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली फेज 2 इलाके का है। CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से कुछ दबंग एक घर पर बम फेंक देते हैं और वहां पर धमाका हो जाता है। बताया जा रहा है कि पुराने किसी विवाद के चलते दबंगों ने इस घर को बम से निशान बनाया। देखिए किस तरीके से बम फोड़ दिया गया। और यही वो बर्रा थाना है जहां पर संजीत यादव को 1 महीने तक नहीं ढूंढा जा सका था अपहरण के बाद। उसके बाद हत्या हो गई थी, शव अभी तक नहीं मिला है। और उसी बर्रा थाने का आप दूसरा कारनामा देख लीजिए, अपराधी बेखौफ है। और कानपुर की एक और कहानी देख लीजिए। कानपुर में खाकी का इकबाल किस तरीके से खत्म हो रहा है, इसकी दूसरी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बिल्हौर इलाके से ये सामने आई है तस्वीर, जहां पर बर्थडे पार्टी में पिस्टल लहराई गई। बताया जा रहा है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य गगन ठाकुर ने जन्मदिन के जश्न में हथियार लहराए, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर बर्रा थाना क्षेत्र की, दूसरी तस्वीर बिल्हौर थाना क्षेत्र की। एक जगह बम फोड़ा जा रहा है तो दूसरी जगह बर्थडे पार्टी में पिस्टल लहराई जा रही, जबकि हर्ष फायरिंग पर पूरी तरीके से रोक है। लेकिन कानपुर है, यहाँ अपराधी पुलिस से डरते कहाँ हैं। इसकी तस्वीरें और कहानियां इतनी आ गई हैं कि कानपुर को क्राइमपुर लिखना पड़ रहा है। और बड़ी खबर भी कानपुर से आ रही है। PAC के 26 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। PAC 37 बटालियन के 26 जवान संक्रमित हैं। एक साथ 26 जवानों के पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। तो बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर PAC के 26 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। PAC 37 बटालियन के 26 जवान संक्रमित मिले हैं और एक साथ 26 जवान पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर PAC के 26 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। PAC 37 बटालियन के 26 जवान संक्रमित पाए गए हैं। एक साथ 26 जवानों के संक्रमित मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। और बात अंबेडकर नगर की करते हैं, जहां पर शराब की दुकान पर लोगों ने धावा बोल दिया। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। पूरा मामला बेवाना थाना क्षेत्र के विश्रामपुर मोमिन का है। गांव में ठेका खुलने का विरोध कर रही महिलाओं ने ठेके पर जमकर हंगामा मचाया
खास बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में ही शराब ठेके पर जमकर तोड़फोड़ हुई। और आप देखिए, शराब का ठेका खोला गया था, लेकिन वहां पर जितने भी आए थे शराब के डिब्बे, उनको तोड़ दिया महिलाओं ने और पुलिस तमाशबीन बनी रही। सीओ और एसडीएम ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। तो स्थानीय लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि शराब का ठेका खुलेगा तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, महिलाओं का रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। विरोध लंबे समय से हो रहा था, लेकिन कोई माना नहीं। और आज जैसे ही वहां पर शराब दुकान खोलने की कवायद शुरू हुई, महिलाओं ने उस ठेके को तोड़ दिया। जो वहां पर चीज़ें आई थी उनको बर्बाद कर दिया गया।